Hello everyone, welcome to my channel English Set Net. So today our topic is the Anglo-Norman period. इसके पहले हमने द एग्लो सेक्सन पीरियड के बारे में डिस्कस किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो टुडे इज अवर टॉपिक इज द एंग्लो-नॉर्मन पीरियड विच इज 1066 AD to 1204 AD. सो द एंग्लो नॉर्मन पीरियड को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ मिडल इंग्लिश पीरियड, ये है 1066 AD टू 1500 AD. Before Chaucer means Anglo-Norman period. Age of Chaucer, and Age of Revival. So Middle English period which is 1066 AD to 1500 AD. इसे हम डिवाइड करते हैं बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर एंड एज ऑफ रिवाइवल. ओके, सो बेसिकली द एग्लो नॉर्मन पीरियड है क्या? तो ये है कि 1066 AD में जो विलियम द कॉन्कर है उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक कर दिया और वो ये बैटल जीत गए. तो इंग्लैंड के जो किंग थे, किंग ऑफ इंग्लैंड जो थे हैरोल्ड, उनको उन्होंने डिफीट कर दिया. ठीक है. सो क्या हुआ, जो विलियम द कॉन्कर है, जो फ्रांस के किंग है, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी. नॉर्मेंडी एक जगह है फ्रांस में. डिफीटेड King of England, Harold. In battle in Hastings, जिसे बैटल ऑफ हास्टिंग भी कहते हैं, इन 1066 AD. हाँ, तो क्या है, तो 1066 AD में जो विलियम द कॉन्करर है, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, नॉर्मेंडी एक जगह है फ्रांस में, उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक कर दिया और जो इंग्लैंड के किंग थे हैरोल्ड, उनको इस बैटल ऑफ हास्टिंग में हरा दिया. कब? तो 1066 AD में. सो अब क्या हुआ कि इंग्लैंड में फ्रांस के किंग आ गए. तो अब इंग्लैंड को कौन रूल करने लगा? फ्रांस के किंग, मतलब विलियम द कॉन्करर इंग्लैंड को रूल करने लगे. सो यहाँ से एग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ. ओके, स्टार्टेड एग्लो नॉर्मन पीरियड. सो इसे एग्लो नॉर्मन पीरियड ही क्यों कहते हैं? तो एग्लो मीन्स एंगल्स, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, प्लस नॉर्मन्स. ये नॉर्मेंडी एक जगह है और यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें नॉर्मन्स कहा जाता था. नॉर्मन्स, जहाँ पे ये लोग रहते थे उनको नॉर्मन्स कहा जाता था. तो इससे आया एंग्लो नॉर्मन. ओके, तो इस एज में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट हुआ होगा तो वो अपनी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि इससे पहले तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में बात की जाती थी, बट जब से ये एग्लो नॉर्मन्स इंग्लैंड में आए तो सबसे ज़्यादा अगर अफेक्ट हुई होगी तो वो है हमारी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज. तो क्या हुआ, जो सबसे फिर डोमिनेटिंग लैंग्वेज कौन सी बनी? तो फ्रेंच. तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ होने लगी, क्योंकि जो विलियम द कॉन्करर थे वो फ्रांस से थे. ओके, So Anglo-French became the language of official language.
फ्रेंच बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे उनकी लैंग्वेज बन गई उनकी लैंग्वेज बन गई फ्रेंच, और जो लोअर क्लास लोग थे वो बात करते थे ओल्ड इंग्लिश में। ओके, सो जो एंग्लो फ्रेंच बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो फ्रेंच है वो एरिस्टोक्रेटिक लोग फ्रेंच में बात करते थे, एंड जो ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश वो लोअर क्लास लोग, मतलब जो यहाँ के नेटिव्स थे ऑलरेडी, वो ओल्ड इंग्लिश में ही बात करते थे। लेकिन जो ये एंग्लो नॉर्मन्स है वो फ्रेंच में बात करते थे, और फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी, मतलब एरिस्टोक्रेटिक लोग फ्रेंच में ही बात करते थे, या जो मतलब ऑफिसेस की लैंग्वेज, ऑफिसेस मतलब अगर हाँ मतलब एरिस्टोक्रेटिक लोग फ्रेंच में ही बात करते थे, और जो लोअर क्लास है वो ओल्ड इंग्लिश में बात करते थे। और ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच, इससे आई मिडल लैंग्वेज, मिडल इंग्लिश। अगर इस टाइम की अगर बात हम करें तो जो इवेंट्स हुए थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस वे सेटअप। तो इस टाइम पे जो स्कूल एंड कॉलेजेस है वो सेटअप हुए। ओके, स्कूल एंड कॉलेज सेटअप हुए। तो ये कॉलेजेस कैसे मतलब कैसे सेटअप हुए, तो उस टाइम पे एक वॉर हुआ था, रिलीजियस वॉर। तो वो वॉर कौन सा था, विच इज़ क्रूसेडर वॉर, क्रूसेड्स वॉर, रिलीजियस वॉर हैपन विच इज़ क्रूसेड वॉर। सो ये क्रूसेड वॉर है क्या, तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो लोग जिनकी बात मानते थे वो थे पोप, लोग उनकी ही बात मानते थे। तो जो पोप है उन्होंने एक वॉर अनाउंस कर दी अगेंस्ट जो ईस्ट की कंट्रीज थी उनके खिलाफ। सो उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड के जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो एक हो जाओ और ईस्ट पे वॉर कर दो, मतलब मुस्लिम्स के खिलाफ वॉर कर दो। तो उसे हम क्रूसेड वॉर कहते थे, विच इज़ रिलीजियस वॉर। ओके, सो जिन्होंने इन वॉर में पार्टिसिपेट किया उन्हें क्रूसेडर्स भी बोलते हैं, पार्टिसिपेट। तो जब ये वॉर हुआ तो वहाँ से काफ़ी सारी बुक्स ये लोग लेके आए, मतलब ग्रीक लिटरेचर लेके आए। ओके, तो जब लोगों ने ग्रीक लिटरेचर पढ़ा तो उनको फिर लोग चर्च पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहने लगे, या पोप की बातों पे, मतलब अगर किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत रहती थी या कोई डिसीजन लेना होता था तो लोग चर्च पे या पोप पे डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन जब लोगों ने ग्रीक लिटरेचर पढ़ा तो लोग फिर चर्च पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहने लगे, क्योंकि अगर हम ग्रीक लिटरेचर की बात करें तो ग्रीक लिटरेचर जो है वो रीज़न पे बिलीव करता है, लोग पढ़ने लगे। तो और उस टाइम पे और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ वो था कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी सेटअप। ओके, इस टाइम पे ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी सेटअप हुई थी। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है तो ये
किन लोगों ने सेटअप की थी, तो विच इज सेटअप बाय गिल्ड्स। तो ये गिल्ड क्या होता है? गिल्ड मतलब जब सेम प्रोफेशन के लोग इकट्ठे आते हैं उसे हम गिल्ड्स कहते थे। तो इन गिल्ड्स के द्वारा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेटअप हो गई, और इस टाइम पे जो इंग्लैंड है वो एजुकेशन का हब बन गया है। इंग्लैंड बिकेम द हब ऑफ एजुकेशन। ओके, सो ये बेसिकली इवेंट हुए थे। अब हम जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक है इस एज की उन्हें हम देख लेते हैं। ओके, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है, अभी हम लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइम पे लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था? वर्ड ऑर्डर बिकेम यूनिफॉर्म। सो वर्ड ऑर्डर बिकेम यूनिफॉर्म मतलब क्या? जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, नाउन आएगा, मतलब जो एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर है वो इस टाइम पे आ गया। फिर फोनिम्स, फोनिम्स मीन्स साउंड, फोनिम्स का मतलब है साउंड। स्पेलिंग का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग। London became the standard of dialect. जैसे हमने कहा कि लंदन बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ डायलेक्ट, क्योंकि जब कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेटअप हुई, स्कूल एंड कॉलेजेस आए, तो लंदन एक्चुअली एजुकेशन का हब बन चुका था, इसलिए लंदन बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ डायलेक्ट। ओके, ओके, 3 साइकिल्स थी, 3 साइकिल्स थी, मतलब स्टोरीज, पोएम्स, प्रोमिनेंट। तो ये 3 साइकिल्स क्या थी? तो जो स्टोरीज है और पोएम्स है वो बेसिकली इन 3 साइकिल्स पे लिखी जाती थी। तो ये 3 साइकिल्स है क्या? तो ये है मैटर ऑफ ब्रिटेन। ओके, नंबर 1 साइकिल है मैटर ऑफ ब्रिटेन। तो इसमें क्या था? इसमें जो किंग अर्थर है, किंग अर्थर, इनके बारे में स्टोरीज या पोएम्स में बताया जाता था। मैटर ऑफ ब्रिटेन में किनके बारे में डिस्कस किया जाता था? तो किंग अर्थर के बारे में डिस्कस किया जाता था। सेकंड नंबर पे है मैटर ऑफ फ्रांस। मैटर ऑफ फ्रांस में किनके बारे में डिस्कस किया जाता था? तो जो शार्ले मैग्ने है, शार्ले मैग्ने, इनके बारे में डिस्कस किया जाता था, इनकी स्टोरीज होती थी। तो ये शार्ले मैग्ने कौन है? तो ये फ्रांस के रूरल रह चुके हैं। शार्ले मैग्ने जो है वो फ्रांस के रूलर रह चुके हैं। एंड द थर्ड वन इज मैटर ऑफ रोम। तो मैटर ऑफ रोम में किनके बारे में डिस्कस किया जाता था? तो ये थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंड ट्रोजन वॉर के बारे में स्टोरीज होती थी। ओके, हाँ,
तो 3 साइकिल्स थी, विच इज़ मैटर ऑफ ब्रिटेन जो किंग अर्थर के बारे में था, मैटर ऑफ फ्रांस जो मैग्नी के बारे में था जो कि फ्रांस के रूलर थे, मैटर ऑफ रोम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में डिस्कशन स्टोरीज रहती थी, और ट्रोजन वॉर के बारे में, ओके। अगर किंग की अगर बात आई तो इनकी जो थीम होती थी, तो एक्चुअली वो अगर किंग की बात करें तो थीम एक्चुअली में एडवेंचर रहेगी, एडवेंचर आ गया। फिर अगर किंग के बारे में अगर स्टोरीज होती है तो उस थीम में एडवेंचर आ गया। परसूट ऑफ कोर्टली लव एंड थर्ड नाइटली ड्यूटीज। सो नाइटली ड्यूटीज मतलब जो नाइट्स की जो ड्यूटीज़ रहती है उनके बारे में भी बताया जाता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्लो नॉर्मन पीरियड। इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी डिस्कस किया है और लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस किया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि जो विलियम द कॉन्करर थे, जो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी के किंग थे। नॉर्मेंडी एक जगह है और उन्होंने किंग ऑफ इंग्लैंड हैरोल्ड को इस बैटल में हरा दिया था 1066 एडी में। हमने और फिर क्या हुआ, यहाँ से एग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ। फिर जो फ्रेंच है, फ्रेंच जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। जो एरिस्टोक्रेटिक जो लोग हैं वो फ्रेंच में बात करते थे, और ओल्ड इंग्लिश वहाँ के नेटिव्स के ही, मतलब जो लोअर क्लास थे उनकी ही लैंग्वेज थी। और ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच मिलके क्या बनी, मिडल इंग्लिश आई। उस टाइम पे क्या हुआ, स्कूल एंड कॉलेजेस सेटअप हुए, रिलीजियस वॉर हुआ जिसे हमने डिस्कस किया, क्रूसेड वॉर, और कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेटअप हुई उस टाइम पे। इंग्लैंड बिकेम द हब ऑफ एजुकेशन। फिर लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। वर्ड ऑर्डर बिकेम द यूनिफॉर्म, फोनोनिम्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग, ओके। फिर जो 3 साइकिल्स थी जिनके बारे में स्टोरीज या पोएम्स होती थी, जैसे मैटर ऑफ ब्रिटेन जो किंग अर्थर के बारे में था, मैटर ऑफ फ्रांस जो शार्लेमैग्ने के बारे में था, मैटर ऑफ रोम जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड ट्रोजन वॉर के बारे में था। अगर किंग की अगर बात करें तो फिर उसमें एडवेंचर आ गया, परसूट ऑफ कोर्टली लव आ गया, और नाइटली ड्यूटीज आ गए, ओके। तो ये सब द एग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अगले वीडियो में हम इन जो भी ऑथर्स आएंगे उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच।